कंटनाचक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो अहम विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे अहम विषय है कि दुनिया में गरीबी कम करने में भारत और चीन की अहम भूमिका है। 1990 से लेकर अब तक 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर लाया गया है। वो गरीब अब नहीं है। इसमें भारत और चीन की अहम भूमिका है। ये खबर है खास करके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसके बाबत जो रिपोर्ट कल जारी किया गया है, उस रिपोर्ट के बाबत ये कहा गया है कि दुनिया में भारत और चीन ने मिलकर वाकई गरीबी को हटाने में, गरीबी मिटाने में, गरीबी कम करने में अहम भूमिका है। जबकि चीन से और भारत के बीच में जो आंकड़े दिए गए हैं, उस आंकड़े के हिसाब से चीन ने बेहतर प्रदर्शन किया है, खास करके गरीबी उन्मूलन में, गरीबी हटाने में। दूसरी जो बात है, वो है आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को, खास करके युवाओं को वहावियत से दूर रखने के लिए काम किया जाए। सरकार और मुस्लिम समुदाय के नेताओं से ये बात कही गई है। ये ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस के मुखपत्र के रूप में जो इन्होंने लेख प्रकाशित किया है, उसमें भारत के मुसलमान नेताओं को खास करके चेताया गया है। उनसे कहा गया है कि सलाह दी गई है कि अगर युवा आतंकी ना बने, उसको रोकने के लिए आप वहावियत जो है उससे आपको और उनको रोकना होगा, उससे प्रभावित ना हो। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी हटाओ मुहिम में भारत और चीन की भूमिका क्या रही है। अलग अलग इस पे राय से जो आंकड़े आए हैं उसको देखा जा रहा है, लेकिन जो बान की मून साहब ने यूएन की रिपोर्ट जारी करते हुए भारत और चीन के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में जो बात कही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक अहम सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ है सुरजीत दास गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर विलास खरात साहब है, डायरेक्टर हैं एआरसी के। साथ ही साथ प्रोफेसर एस के दत्ता है, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। सुनील चोपड़ा साहब है, सीपीएम के नेता है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और पुष्पन कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करेंगे प्रोफेसर विलास खरात साहब से कि ये जो गरीबी उन्मूलन का जो आंकड़े जो आए हैं, जिसमें भारत और चीन की भूमिका को बताया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या वाकई जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उससे जोड़ के भारत ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की? ये नहीं कहा जा सकता जी। 1900 इसकी पार्श्वभूमि को अगर देखा जाए जी, तो 1996 में ये गोल्स को आका गया था जी, विश्व खाद्य निगम के द्वारा, जी, जिसके तहत पूरे विश्व भर में जो कुपोषण है, भूखमरी है, उसको कंट्रोल कैसे लाया जाए और गरीबी को कंट्रोल कैसे लाया जाए, ये था। अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जाता है, जैसे हंगर रिपोर्ट्स है जिसमें भारत भूखमरी में अव्वल है, जैसे ये हर साल आता है डेवलपमेंट मिलियम गोल, और उसके साथ साथ कई सारे रिपोर्ट्स है जिसमें यह आका गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब है भारत, भूखमरी में अव्वल है। नहीं, लेकिन जो मिलेनियम रिपोर्ट, जो डेवलपमेंट गोल जो था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसका जो रिपोर्ट कल जारी किया गया, उसमें भारत और चीन ने मिलके 100 मिलियन, 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को गरीबी से नीचे, गरीबी जो रेखा है या गरीबी से उनको निजात पाने में मदद की है, काम किया है। इस बात को लेके बान की मून ने जो रिलीज किया है, जो आंकड़े रिलीज किए हैं, उस बात से बाबत में सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वाकई ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि हाँ, चीन और भारत में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो चीन का बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। नहीं, भारत का प्रदर्शन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ अगर देखा जाए जी, तो 1990 के बाद बड़े पैमाने पर भूखमरी बढ़ती नजर आ रही है जी। सरकार की सेन गुप्ता कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, उसके तहत भारत में 83 करोड़ लोग 6 रुपए प्रतिदिन, 11 रुपए और 20 रुपए आमदनी पर जीवन जी रहे हैं। और नए आंकड़े के साथ अगर ये तुलना करके देखा जाए तो ये बहुत बुरी हालत है भारत की, कि दुनिया में भारत गरीब और कुपोषित कहा जा रहा है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि भारत की जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं उसको देखें और हकीकत देखें, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। प्रोफेसर एस के दत्ता साहब, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर असलियत आप देखें तो चीजें बेहतर नहीं हुई है। देखिए, इसको पूरे
ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है जी। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया के डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं लूं, जब उन्होंने कहा था कि 29 रुपए अगर हर दिन की आमदनी है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, तो उस हिसाब से तो फिर मुझे लगता है कि भारत के 90% लोग शायद गरीब नहीं हैं, वो डेफिनेशन अगर लूँ मैं। पर वो उस डेफिनेशन का कोई तर्क नहीं है और ना ही वो बुनियादी आधार है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गंधारी जैसे सोच अपना के हम लोग सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे और चारों तरफ ढिंडोरा पीटे कि भारत गरीब है या फिर कुपोषित है या फिर हंगर है। असलियत को स्वीकारना तो पड़ेगा ही, अगर जो असली स्थिति है उसको भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते। बेशक सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ओवरऑल चीज़ों की आकलन करने की आवश्यकता है जी। पिछले 20 साल के उदारीकरण के नीति के चलते बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन हुआ है हमारे देश में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके चलते भारत का पतन भी हुआ है। तो इसलिए कौन सा पैरामीटर के हिसाब से ये पूरा चीज़ देखा जा रहा है वो महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे और खास करके मॉनिटरी बेसिस को आप अगर एक बेस मान के आप अगर देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो एक आकलन होता है गरीबी रेखा को मापने का, पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से भारत को अगर देखा जाए तो काफी हद तक आगे गई है भारत, और कहीं ना कहीं पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इस पे कोई शक नहीं है और इस पे कोई दौराई नहीं है। पर सोशल पैरामीटर्स के हिसाब से आप अगर उसका एक दृष्टिकोण आप अगर अपनाते हैं और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ों पे भारत अभी भी काफ़ी पीछे है और काफ़ी करने की आवश्यकता है। सोशल पैरामीटर्स के हिसाब से मैं हेल्थ को देखूंगा जरूर। चलिए मैं एक एक पैरामीटर्स पे बात करूंगा, लेकिन अभी एक अवधेश जी, जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो बान की मून साहब ने जो कहा है कि भारत और चीन, कल ओस्लो में उन्होंने ये बात कही है कि ग्लोबल जो दुनिया भर में जो लगातार प्रयास हुए हैं कि गरीबी को मिटाने के लिए जो प्रयास हुए हैं उसमें भारत और चीन के जो काम है वाकई सराहनीय है, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और ये जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं जिस आधार पे कहा गया है कि पीपल लिविंग ऑन द लेस देन 1.25 $1.25 एक दिन, जो उसको आधार बना के उन्होंने इस बात को, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। तो कुल मिला करके दो चीजें हैं, एक तो भारत और चीन की भूमिका, अहम भूमिका गरीबी को मिटाने में, गरीबी को हटाने में दुनिया भर में, खास करके ज्यादातर लोग, चूंकि भारत और चीन में ज्यादा लोग हैं जो गरीब रहते हैं, एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है चीन का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। एक दो पक्ष है इसको कैसे देखा जाए कि भारत में गरीबी मिटाने को लेके जो प्रयास किए गए हैं वो गंभीर नहीं किए गए हैं। चीन ने उसको गंभीरता से, शायद बहुत गंभीरता से, ज्यादा गंभीरता से किया है, भारत ने उतनी गंभीरता से नहीं किया, नहीं तो भारत भी चीन के तरह पे उससे अब बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता था। देखिए, दुनिया में अगर 7 अरब आबादी को हम मान लेते हैं तो करीब 3 अरब से थोड़ा कम या 3 अरब से के आसपास आबादी भारत और चीन की हो जाती है। तो अगर दुनिया के आर्थिक आंकड़े को कुछ भी अच्छा या बुरा करना है तो इन दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी है। लेकिन जो मिलेनियम गोल रिपोर्ट है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट्स का अंतिम जो अंतिम रिपोर्ट जो आया है, वो पिछले दिनों आईएमएफ ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने डिटेल में कहा था कि भारत और चीन ने क्या क्या कदम उठाए हैं और किस कारण से गरीबी घटी है, उसी बात को इसमें शामिल किया है। अब उसमें है कि एक मतलब $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले को मोटा मोटी मानते हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे है। तो 2011 में ये करीब 15% पूरी दुनिया में ये इनकी आबादी थी, जो इसकी तुलना की गई है 1990 से, जिस समय की 36% थी। तो आप अगर 1990 से और 2011 में तुलना करें तो ड्रास्टिक जो है उसमें कमी आई है। उसमें फिर वो आते हैं विकासशील देशों की क्या हालत है, तो उन्होंने बताया कि विकासशील देशों में 1990 में 47% गरीबी थी, उसमें भारत और चीन में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि इनकी आबादी इतनी ज्यादा थी, वो घट के अब 14% रह गई है। तो जाहिर है एक उपलब्धि तो है ही है। और अगर एशिया के खासकर उन्होंने कहा कि एशिया में जो गरीबी इतनी घटी है वो उसका कारण मूल यही है कि भारत और चीन दोनों ने घटाया है और उसमें गांवों की गरीबी घटी है। ये उसमें मूल बात है।
लेकिन दूसरी ओर यह भी एक सच है कि चीन में अभी भी जो गांवों की गरीबी है उसका आकलन ठीक नहीं हो पाता है। एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि अभी भी 9.25 करोड़ लोग करीब करीब चीन में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जो कि उस रिपोर्ट में शामिल नहीं हुआ है। एक अलग अलग स्टडी आ रहे हैं। हमारे यहां भी करीब करीब अभी 27-28 करोड़ की मोटा मोटी माना जाता है कि है। लेकिन सबसे जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये है कि भारत इस समय दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश बन गया है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील और इटली के बाद भारत का जो है, अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि हम 20 खरब डॉलर की इकोनॉमी हो चुके हैं। और हमारी पर कैपिटा इनकम, जिसकी ये चर्चा कर रहे थे अभी अपने दत्ता जी, वो औसत 1,01,430 रुपए है। तो वो स्थिति है। लेकिन अगर भारत में इस दृष्टि से देखें कि हाईएस्ट आमदनी कितनी है और लोएस्ट आमदनी कितनी है, तो वो बहुत चिंताजनक है और वो बहुत घातक है। क्योंकि अभी ही जो जनगणना की अंतिम रिपोर्ट आई है वो ये बता रहा है कि गांवों के अभी भी जो परिवार है उसमें एक मेजॉरिटी परिवार की आमदनी, पूरे परिवार की, वो मैंने इतना कम है जिस पर कि किसी ढंग से केवल जीवन जिया जा सकता है। तो चाहे वो रिपोर्ट जो भी कहे, हमारी चिंता जो है वो इकोनॉमी का जो इनइक्वालिटी जिसको बोलेंगे कि वो जो खाई है, वो हमारी चिंता है। उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं कतई नहीं मानता हूं उस रिपोर्ट के कि भारत में बहुत ज्यादा भूख मरी है, क्योंकि भूख से मरने की जो रिपोर्ट आती है, हम लोगों ने बहुत छानबीन की, उसमें 99% हम लोगों ने गलत पाया है। इसलिए छोटा सा हमें कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। $1 मिलियन लिखा हुआ है एजेंडा। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन ने मिलकर दुनिया में गरीबी खत्म करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उस रिपोर्ट जो खास करके यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जो रिपोर्ट आए हैं, उस हिसाब से इस बात को कहा गया है। सवाल है कि जो रिपोर्ट कहा जा रहा है, उस रिपोर्ट की हकीकत देश के जमीन पे क्या है। पुष्पेंद्र, देखिए दिलीप, दो बातें हैं। एक तो जो बात आप कहने की जो मिलेनियम रिपोर्ट आई है, वो ये कहता है, क्या कहते हैं कि भारत और चीन ने मिलकर दुनिया में गरीबी कम की है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। जी, सबसे ज्यादा इन्हीं दो देशों में, दो देश में सबसे ज्यादा गरीब इन्हीं दो देशों में। लेकिन बात यह है कि हम मिलेनियम रिपोर्ट पे यकीन करें, या जो अभी आपके यहाँ जो एक आर्थिक जो सेंसस हुआ है, उसमें जो एस्पेक्ट आया है, उसमें जो स्थिति बताई है, हम उस पर यकीन करें। सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय, चाहे यूएनओ की रिपोर्ट हो या मिलेनियम की रिपोर्ट हो या दीगर जितनी भी ये बैरुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, जब भी रिपोर्ट देती हैं, तो मुझे इसमें बड़ा शक ये लगता है कि जो चीज़ नहीं होती है वो बताते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि आतंकवाद के लिए अमेरिका जिस तरीके के प्रयास कर रहा है पूरी दुनिया में, और वो बार बार ये कहा जाता है कि जितना जबरदस्त वो लड़ाई लड़ रहा है, कोई और लड़ ही नहीं रहा है। लेकिन एक के बाद एक उसका क्रिएशन मार्केट में आता है, चाहे वो तालिबान की शक्ल में आए, चाहे उसामा बिन लादेन की शक्ल में आए, या उसके बाद ISIS आए, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट भी जो आई है ना, मुझे इसमें ये लगता है कि इस वक्त भारत की जो आर्थिक स्थिति है और भारत के अंदर जिस तरीके से आर्थिक सुधारों के नाम पे 1990 में जो हम चल पड़े हैं जिस रास्ते, उससे भारत की ट्रेडिशनल खेती समाप्त होती चली जा रही है। भारत के जो सर्वाइविंग रेट है वो खत्म होता चला जा रहा है। आपके अपने देश के लोग कोई 29 रुपए, कोई 6 रुपए, कोई 12 रुपए, कोई 5 रुपए में लोगों को खाना खिला रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि जो भारत का अपना सेंसस है, उसमें जो आर्थिक स्थिति है, उसमें जो गरीबी के बारे में जो निशानदेही की गई है, वो ज्यादा मैं उसको मजबूत मानता हूं इस मिलेनियम रिपोर्ट के। जी, लेकिन जो रिपोर्ट में खबर आ रही है कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीविंग जेंडर पैरिटी एट ऑल लेवल, जो दोनों के बीच में खास करके शिक्षा, वुमेन, महिलाओं की शिक्षा के बारे में है, जो कि पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे है, इस बाबत भी है। और बहुत सारे और खासकर सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, इंश्योरिंग देयर एम्पावरमेंट एंड रिमेन मेजर डेवलपमेंट चैलेंज, ये उस रिपोर्ट की खास आपसे जानना चाहेंगे सुरजीत जी कि ये जो रिपोर्ट है, इसके जो खबर, इसकी जो बातें कही गई है, और जो हमारे अभी सर्वे आए हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट को हम देख रहे हैं,
तो दोनों में एक कंट्राडिक्शन नजर नहीं आता है आपको, या लगता है दोनों अलग अलग पैरामीटर्स पे बेस्ड है, इन दोनों को अलग अलग तरह से ही देखा जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एमडीजी रिपोर्ट जो है ये कुछ बहुत हमें सब्ज बाग दिखा रहा है, क्योंकि कुल 22 मापदंड रखे गए थे जिनको पूरे करने थे, उसमें से 11 में भारत खरा उतरा है। इसलिए ये कह देना कि उन्होंने बहुत सराहना की है भारत की या चीन की भी, तो ये गलत होगा। दूसरी तरफ ये कहना कि सब कुछ ठीक हो गया है, सबका उत्थान हो गया है, या फिर कुछ भी नहीं हुआ है, दोनों जो है एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, वो गलत होंगे जी। हमें अगर हम देखते हैं, क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 20 साल लिबरलाइजेशन से पहले और 20 साल लिबरलाइजेशन के बाद कम से कम मैंने देखा हुआ है, और उस समय की क्या स्थिति थी, मध्यम वर्ग की क्या स्थिति थी, गरीबों की क्या स्थिति थी। जो नॉर्मल एक ग्रेजुएट होता था वो पढ़ते पढ़ते सोचता था कि यहां से निकलूं तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज ये स्थिति है कि अगर कोई भी ग्रेजुएट होता है, कम से कम कॉल सेंटर पे उसे नौकरी मिल जाती है। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी स्थिति हमने देखी 1991 में, चूंकि हम लोग 96 की बात कर रहे हैं जब ये सेट किया गया गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जब सेट किया, तो उस वक्त जो है एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, दूसरा जो है हमारा सोना बाहर मॉर्टगेज पड़ा हुआ था, और वहां से उभारने के लिए मार्केट को खोला गया। अब मार्केट को खोलने के बाद जिनमें थोड़ी बहुत शिक्षा थी उन्होंने इसका फायदा उठाया, जिनमें बिल्कुल शिक्षा का अभाव था वो पीछे रह गए। अब उनको उठाने की बात हो रही है, लेकिन ये जब तक है हमारी नीतियां गलत होंगी तब तक हम इसमें बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से, जब 10 साल पहले मैं स्टेट्समैन में था तब से मैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फॉलो कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि इसमें जो प्रगति हो रही है बहुत धीमी गति से हो रही है, और इसका कारण ये है कि ये जो एक मानसिकता हमारे समाज में फैला दी गई है, और कोई भी पार्टी इससे परे नहीं है। कोई भी पार्टी आती है तो कहती है कि हम कर देंगे ये काम आपके लिए, हम आपके लिए वो काम कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि सरकार सारे काम करेगी। जब तक ये रवैया रहेगा कि चाहे गली मोहल्ले को साफ करना हो, चाहे नौकरियां मुहैया करना हो, चाहे गरीबी हटाना हो, ये सारे के सारे काम सरकार करेगी, जब तक ये सोशलिस्ट मानसिकता रहेगी तब तक ये प्रगति बहुत ही धीमे गति से होगी, बहुत तेज गति से। आप ये कह रहे हैं कि जो आपका जो अभी तो, लेकिन 91 के बाद तो आपके मॉडल बिगड़ अलग हो गया था, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं जी, लेकिन काफी उसके बावजूद भी आपकी प्रगति बहुत धीमी है। फिर देखिए, हमेशा जो है आजकल सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की बात की जाती है, क्योंकि उस समय फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के समय में तो स्थिति बदतर हुई है। अगर आप चीजों को देखें, जो अब रिपोर्ट आया है, तो कैसे ये मान लिया जाए कि जो सोशलिस्ट पॉलिसी जो है, या जो वो पॉलिसी वाली सोच जो है, वो भारत में तरक्की नहीं करवा सकता है, और जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो भारत, मुझे नहीं लगता कि स्थिति में कोई, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट होते थे उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, टेलीफोन के लिए आपको 1.5-2 साल की लाइन लगानी पड़ती थी, आपको स्कूटर के लिए 5 साल की लाइन लगानी पड़ती थी। वहां से तो हम काफी आगे आ गए हैं। वो तो कंज्यूमर मार्केट, जो कि हाँ, जो कंज्यूमर मार्केट है वो तो बड़ा हुआ है। मार्केट जो होता है, कंज्यूमर मार्केट, बट वेदर लाइफ कंज्यूमर मार्केट जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की बात है, गरीबी से ऊपर निकालने की बात है, लोगों की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात है। आपके यहाँ घर में मोबाइल आ गया लेकिन स्कूल नहीं आया, आपके घर में टेलीविजन आ गया लेकिन आपके यहाँ पे रोजगार की स्थिति नहीं बनी। तो वो जो मॉडल की आप कह रहे हैं, देखिए, नहीं, जो कमोडिटी होता है वो एक किस्म का इंडेक्स होता है। अगर आप भूखे पेट हैं तो आप 50,000 का मोबाइल नहीं खरीदेंगे, तो अगर चोरी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चोरी ये तो एक फिर और वो भी बढ़ी है, विषयांतर हो जाएगा। अगर आपके पास आधुनिक जीवन जीने के जरिए हैं, इसका मतलब ये है कम से कम आप भूखे पेट तो नहीं है। ठीक है, मैं 1 मिनट, हमारे पास सुनील चोपड़ा जी हमारे साथ है। जो ये एमडीजी का जो रिपोर्ट है और इंडिया का जो प्रोग्रेस है, इसको कैसे देखा जाए? इसमें 2 तरह के आंकड़े जी। जब आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो जहां पर लगभग 100 खरबपति हैं और सारे $1.25% पे हैं। 418 खरबपति होंगे हिंदुस्तान 418 और हाँ, लेकिन 418 क्या चीज है? और अधिकतर लोग 83% वो लोग हैं जो पेट भर रोटी नहीं खा सकते। अब दोनों को मिला के आप दिखा रहे हैं एक पर कैपिटा इनकम, तो उससे क्या देखोगे?
उससे असलियत नहीं। और इसी तरह है कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है और दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि देश खुशहाल है। किसान आत्महत्या तो आप लोगों का शगुफा भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। उतना होता नहीं जितना आप लोग दिखाते 3 लाख से ज्यादा है। अच्छा, मैं तो अब एक और चीज पे आ रहा हूं कि इंडिया की अपनी रिपोर्ट जो है, इंडिया की जो अपनी रिपोर्ट है इन फिगर्स में, उसमें बड़ा क्लियर है कि जहां पर भुखमरी का सवाल है वहां पर जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। जहां पर सवाल है ये 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु, वहां डामाडोल। जहां पर सवाल है कि ये जहां पर मलेरिया का सवाल है, बीमारी का सवाल है, वहां डामाडोल। जहां पर सवाल है पीने के पानी का, वहां डामाडोल। और हम देखते हैं कि जो शहरों में झुग्गियों में रहते हैं उनका जो हाल है वहां डामाडोल। असलियत यह है कि यहां पर जो तो इस बहुसंख्यक लोग हैं उनकी समस्या है। मुट्ठी भर लोगों ने विकास कर लिया है, और मैं नहीं मानता कि विकास वही करते हैं जो सबसे अक्लमंद होते हैं, जो सबसे बड़े चोर होते हैं, जो भूमि चोर हैं इस देश के, जिनके खिलाफ बेचारे किसान को लड़ना पड़ रहा है। तो आज हमारे देश में चोरी, डकैती और कानून का उल्लंघन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। गरीब आदमी के लिए कुछ भी जिंदा रहने के लिए रहा नहीं है भगवान के अलावा। ये जो रिपोर्ट है एमडीजी का, जो मिलेनियम रिपोर्ट है, डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से भारत की तस्वीर जो असली जिंदगी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, जो आप कहना चाहिए। उसमें ये तो कोई नहीं कह सकता कोई बदलाव नहीं आया। कुछ बदलाव, प्रभावी बदलाव नहीं आए हैं। बदलाव आया है। प्रभावी किन के लिए? आज आपके एक अंबानी की जो कोठी है वो किसी भी राजा महाराजा से बेहतर है जी। तो मेरा ये कहना है जिनके पास था उनको ज्यादा मिल गया, जिनके पास था नहीं उनको अब आप बदतर हो गई, स्थिति बदतर हो जी। आपकी पार्टी का चंदा कम गया। दत्ता साहब आपके जेब में किसका चंदा आ रहा है ये मुझे बताओ। आपको तो कोई चीज लगेगा ही नहीं कि देश में विकास हुआ। जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वो भी गलत, IMF की रिपोर्ट आप उसको गलत अभी कह चुके हैं। आप 5 मिनट में बदल रहे हैं, 5 मिनट में बदल रहे हैं, 5 मिनट में बदलने रहे हैं पब्लिक के सामने। आप लोगों को तो कोई अच्छाई या हरियाली देश में दिखाई नहीं दे सकती है। अवधेश जी थोड़ा आपको शांत रहना पड़ेगा। विषय से हम लोग हट रहे हैं। मेरा कहना यह है कि किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या फिर किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना उचित नहीं है। बिल्कुल। मैं ये भी जानता हूं कि हाँ, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है, सोशलिस्टिक पैटर्न रहा है, उसके बहुत सारे नेगेटिव चीजें रही है। आई एम कमिंग टू द पॉइंट ओनली। बहुत सारी नेगेटिव चीज रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कुछ पॉजिटिव उपलब्धि नहीं रही है। उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। मैं देखा हूं अपने घर पे भी, मेरे फादर मदर मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, पर कभी भी किसी तरह का धन का कमी मैंने देखा नहीं है अपने घर पे। हमेशा सेविंग्स रहती थी और माँ बाप ने सबको अच्छा शिक्षा दिया है। और उसके साथ साथ उस दौरान के प्राइस इंडेक्स को आप अगर उठा के देख लेंगे, सारे जितने सारे खाद्यान्न का सामान था वो बहुत ही कम होता था और हर कोई एक पौष्टिक आहार ले सकते थे, जो आज के डेट में उदारीकरण की नीति के चलते जो संभव नहीं है। थालियों से सब्जी गायब हो गए हैं, थालियों से पौष्टिक आहार गायब हो गया है। तो ये भी एक पैरामीटर है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसानों का आत्महत्या तब भी होता था, आज भी होता है। वो तो पर विषय यहाँ पे ये है कि दिलीप जी उस समय कितने होते थे और आज कितने होते हैं। मैं मानता हूं कि भारत सरकार के हाल ही के जो सर्वेक्षण आया है, पॉपुलेशन सेंसस, जिस पे आर्थिक आधार पे चीजों को दर्शाया गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हकीकत के साथ जोड़ा हुआ है और नजदीक है और सटीक है।
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, उसके पीछे मकसद क्या होता है, षड्यंत्र क्या होता है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमाम जितने सारे ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं, जब उनके हित पूरा नहीं होता है, तब तो वो लोग भारत को बिल्कुल लाचार के हिसाब से दिखा देते हैं। जब उनके हित पूरा हो जाता है तो गुणगान गाते हैं भारत के। तो ये एक मार्केट इकोनॉमी की जो ग्लोबल लेवल पे जो षड्यंत्र है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों को समझते हुए फिर हमें हकीकत में रियलिस्टिक वे में आकलन करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर विलास खारत साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चर्चा हो रही है तो जो शासक वर्ग है उसके समर्थन में हो रही है जी। उनकी जो पॉलिसियां है, उस पॉलिसी को हम अगर नाम दे तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से भारत के जो शोषित वंचित लोग हैं उनका क्या फायदा हुआ है? सेन गुप्ता कमेटी तो सरकार की कमेटी है ना। अगर विश्व की रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे हो तो सरकार की कमेटी कहती है कि 83 करोड़ लोग भूखमरी से मर रही है। अभी बीपीएल रेशा का मामला नहीं है, अभी भूखमरी का मामला। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बजट था उनके समय का 257 करोड़ रुपए जी। और अभी का जो सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट, इनका बजट है 17,67,000 करोड़ रुपए। अभी उस समय की जो पॉलिसी है वो भी पूंजीवाद को बढ़ावा देती थी, मिश्र पॉलिसी क्यों न हो, पूंजीवाद को बढ़ावा देती थी। और आज लगभग 7,000 बढ़ोतरी, उसका दर जो 7,000 बढ़ोतरी से हुआ है बजट की तुलना में। जब पूंजीपति लोग भारत में अमीर और दुनिया की सारी लिस्टों में वो अव्वल आ रहे हैं, तो हर बजट में 5,60,000 करोड़, इस बजट में 3 लाख, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दिया गया है। और एससी को कितना दिया है तुलना के तौर पर भारत की बजट में? एसटी को कितना दिया है? ओबीसी को कितना दिया है? ये जो आर्थिक सर्वेक्षण की मान्यवर जो बात कर रहे थे, ये बात भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कास्ट सेंसस को छुपाया है और आर्थिक सर्वेक्षण के जो मुद्दे बता रहे वो भी फ्रॉड है। और कहीं पर भी ऐसे सर्वे नहीं हुए। बल्कि ओबीसी को बजट में 0 बजट क्यों एलोकेट होता है? क्योंकि उनका आज तक 68 साल में उनकी संख्या कितनी, इसको आकलन नहीं किया गया। और भारत के लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी होती है और संसद में इस पर कोई आवाज नहीं उठती। ये बहुत बड़ा मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस पूरी चीज में पूंजीवाद को क्यों घसीटा जा रहा है। एक तो पूंजीवाद जिस तरह से हम लोगों को सिखाया गया है, इतिहास की किताबों में जिस तरह से सिखाया गया है, वो पूंजीवाद इस वक्त अब रहा नहीं। अब जो है वो उदारवाद हो गया है। क्योंकि पूंजीवाद सुनकर ये लगता है कि कुछ चंद मुट्ठी भर जो पूंजी वाले लोग हैं उन्हीं का राज चल रहा है। उदारवाद का मतलब ये होता है कि लाइसेंस कोटा राज खत्म हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, कि किस तरह से तथाकथित सोशलिज्म जो है वो पूंजीवाद को सबसे ज्यादा, जो घृणित पूंजीवाद है उसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। आप हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों पे चले जाइए, या फिर आप पूर्वांचल से शुरू कीजिए, बिहार जाइए, बंगाल जाइए, उड़ीसा जाइए, वहां पर घूमते हुए आपको बहुत कम प्राइवेट स्कूल दिखेंगे, अधिकांश आपको सरकारी स्कूल दिखेंगे। ऐसा क्यों है? आप वहां के राज्य सरकारों को जाकर पूछिए, वहां एक स्कूल का लाइसेंस मिलना इतना मुश्किल है कि कोई बहुत अरबपति खरबपति ही वहां पे स्कूल खोल सकता है। क्योंकि आपको कम से कम 50 एकड़ की जमीन चाहिए, आपको इतना प्लेग्राउंड के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से होता क्या है कि मुट्ठी भर कुछ लोग जो इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाते हैं वही व्यवसाय कर पाते हैं, और जब कर पाते हैं तो अपना जो अपनी पूंजी है उसको वापस करने के लिए जो फिर आप कहते हैं कि एजुकेशन अनअफोर्डेबल हो गया है। जो मुद्दा है, बहुत हमारे पास समय खत्म हो गया है। एजुकेशन में तो फिगर्स अच्छे हैं, लेकिन क्या इन 2 आंकड़े आए हैं। एक है ग्लोबल जो डेवलपमेंट मिलेनियम गोल का यूएन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भारत और चीन के प्रयास को बेहतर बताया गया है कि भारत और चीन ने गरीबी को हटाने में एक बेहतर प्रयास किए हैं। एक ये बात है। दूसरी तरफ जो हमारे इंटरनल जो रिपोर्ट है, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक जो आधार पे जो रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके बारे में कह रहे हैं, दोनों रिपोर्ट है हमारे पास। सवाल ये है कि इन दोनों रिपोर्ट के, एक रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि, और उसमें ये बताया गया है कि गरीबी को मिटाने में, गरीबी को हटाने में भारत के अच्छे काम हुए। आपने कहा चलिए 22 में से 11 पे काम हुए हैं, लेकिन क्या धरातल पे चीजें बनी है, बिगड़ी है, बेहतर हुई है? ये सवाल है। जी बिल्कुल। तो धरातल पे जो स्थिति है वो मैंने जिस तरह से कहा कि प्रगति बहुत धीरे धीरे हो रही है पहले से, लेकिन हमेशा हम कई लोग इसके लिए जैसे किसानों की बात है उसमें मैं आंकड़ों पे आता हूं।
हमारे देश कम है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप दो पंक्तियों में आप किसानों की बात ले लीजिए। सिर्फ 18% किसान ऐसे हमारे देश में हैं जिनकी अपनी जमीन है, बाकी या तो दिहाड़ी मजदूर है या फिर बटाईदार है। तो उनके लिए अब आप कहते हैं कि 60% लोग जो किसानी करते हैं उस प्रतिशत को आप घटने नहीं देंगे, हाय तौबा मचा देंगे जैसे ही वो डाइवर्सिफाई करके किसी और रोजगार में जाते हैं जी। तो फिर उनको आप जबरदस्ती गरीब रख रहे हैं। मतलब हमारा अगर बच्चा है तो वो स्वतंत्र है कि चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, लेकिन किसान का बच्चा जो है, चलिए मेरा बहुत कम हो रहा है कि उसको किसान ही बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन जो जनगणना वो जाके मजदूर बनेगा तो कोई राइट्स नहीं है। उसके हिसाब से 5.37 करोड़, मतलब आपको 30% लोग जो है वही भूमिहीन है, जो ये आंकड़ा दिखा रहा है। अब वो 60% वाला नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब 70% के पास भूमि है। अगर अभी जो जनगणना के आंकड़े को लेते हैं, जिसको कि बनाया जा रहा है कि शायद खराब तस्वीर प्रस्तुत कर दिया, उसने ये बताया है कि 23.52% जो ग्रामीण परिवार है उसमें से 25 से अधिक उम्र का कोई शिक्षित वयस्क नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मिलेनियम गोल जो कह रही है 77% परिवार में शिक्षित वयस्क है। इसका वो एक दूसरा भी अर्थ हुआ ना कि 23% में नहीं है। तो वो जो आईएमएफ ने जो कहा है, जो यूनाइटेड नेशन कह रही है, उसमें फैक्चुअली तो है वो। हम लोगों की चिंता जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं। अगर हम स्वयं अपने 15 साल के जीवन को देख लें कि 15 साल में हमारे जीवन स्तर में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, नहीं, मैं कह रहा हूं, निकाल सकते हैं। आप अपने जीवन स्तर को छोड़ के जो आप देख रहे हैं 15 सालों में, 15 सालों में हमने तो गांव में भी देखा है कि गांव में मजदूरी करने वाले के पास भी अब पहले से पैसे आ गए हैं। कोई 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल और गेहूं मिल रहा है। जो लोग भी भुखमरी की रिपोर्ट दे रहे हैं, मैंने स्वयं देखा है कि वो क्यों 2-3 30 किलो गेहूं और चावल मिलने लगा। शहरों में भी देखिए, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं मिल रहा लगे हैं। तो ये कहना कि गांव में कुछ हुआ नहीं है, ये बिल्कुल, इससे मैं बिल्कुल असहमत हूं। हाँ, जितना होना चाहिए, जो हम जिस प्रकार के जीवन स्तर, गरिमापूर्ण जीवन स्तर चाहिए, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बीच जो है मिलेनियम गोल पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है। दूसरा, वो प्रोफेसर बहुत कम शब्दों में एक लाइन और प्रोफेसर साहब की एक बात मैं कह रहा हूं कि भाई इस समय भी अगर आप संसद का ले लें तो पिछड़ी जाति के सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर रिजर्व SC ST को छोड़ दे, वो अपनी आवाज आराम से उठाते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर पिछड़ी जाति का है, मिनिस्ट्री में पिछड़ी जाति का ज्यादा है। राज्यों में आप मुख्यमंत्रियों को देख ले तो इस समय पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री ज्यादा है। अब पहले की स्थिति की तरह अगर आप रोएंगे कि पिछड़ी जाति की आवाज नहीं उठ रही है और उसके आधार पर आप मिलेनियम गोल को खारिज करेंगे तो नहीं हो। जरूरत क्या है जनगणना की? जनगणना से कभी जाति भेद नहीं घटा है। जाति भेद घटता है ईमानदारी से काम करने से, वो गिन के बता देने से कि इतने % पिछड़े हैं, इतने % दलित है, उससे क्या कल्याण हो जाएगा? तो भ्रष्टाचार तो रुकवाओ जो ऊपर से हो रहा है। अलग-अलग हाँ, एक मंत्री हर रोज नंगा हो रहा है। दिलीप जी, हाँ, अवधेश जी, सरकारी कंट्रोल जितना ज्यादा होगा भ्रष्टाचार उतना बढ़ेगा। एक सेकंड, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। मैं खुद मानता हूं कि कास्ट आधार पे जनगणना होना देश के लिए घातक और नहीं होना चाहिए ये चीज। दूसरी बात यह है कि जहां पिछड़ेपन की जहां बात आती, एक सेकंड बीच में मत टोकिए आप। जहां पिछड़ेपन की जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि भारत का ओवरऑल आकलन अगर आप करेंगे, कौन सा एरिया सक्षम है, कौन सा एरिया सक्षम नहीं है, उसकी भी आकलन होना बहुत जरूरी है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे आप अगर जाएंगे, जहां पे कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंसेस ज्यादा रहा है, वहां पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बुरी तरह से हुआ है। तो उस चीज का भी आकलन करके केंद्र ने इंडस्ट्री डेवलप नहीं करने दी। बंगाल एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, केंद्र ने नहीं करने दिया था। स्टेट 1960s, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। बहुत कम शब्दों में मैं पहला मुद्दा यह है कि कास्ट सेंसस से कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन इंडिया में है रिप्रेजेंटेशन का मामला, ये कास्ट सेंसस का मामला रिप्रेजेंटेशन से है और इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। दूसरा मुद्दा कि जो उदारीकरण का इस बहस के दरमियान समर्थन किया जा रहा है, जो आंकड़ा जमीनी हालात ये है कि 1991 में भारत पर जो कर्जा था 3 लाख करोड़ रुपए लगभग, और अभी ये कम होना चाहिए था।
एलपीजी की पॉलिसी के अनुसार। तो सरकारी कंपनी और उद्योगों को बेचकर आज लगभग 53,000 करोड़ रुपए आपका भारत बजट पर 1,91,000 करोड़ का था, आप 3 लाख कर्जा बता रहे हैं। आज हमारा बजट 17 लाख हो गया, 17 गुना हो गया। सरकारी उद्योग और कंपनियों को बेचकर क्या देश का कल्याण होने वाला है? बिल्कुल, 2013 लास्ट वर्ड 2013 और 2014-15 की जो पॉवर्टी एलिवेशन इंटरनेशनल डेट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से काफी बेहतर हुआ है। जो भी है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और भारत के अंदर जो स्थिति है, मैं नहीं समझता कि तमाम सारी उदारवादी नीतियों से और सब कुछ से भारत के अंदर जो है बड़ी प्रोग्रेस हो गई है। अगर हम 1990 की बात करते हैं तो 1990 में 10 रुपए की जो मार्केट वैल्यू थी वो आज 100 रुपए 500 रुपए की नहीं है। तो दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इनकम भी तो 50 गुना बढ़ा है। लोगों का नहीं बढ़ा, लोगों का नहीं बढ़ा। सवाल वही, इनकम बढ़ा किसका है? किसका इनकम बढ़ा है? इस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से किसका इनकम बढ़ा है? और कितना बेहतर हुआ है, कितना बेहतर नहीं हुआ है, आम आदमी का नहीं हुआ। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। और अब बात करते हैं आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक बात कही गई है कि देश में बढ़ रहे वहाबी आतंकवाद में भारतीय जो मुस्लिम हैं वो शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई है और उन्होंने लिखा है कि खास करके सरकार को, भारतीय मुस्लिम नेताओं को उन्होंने कहा है कि उसको लगातार आप सलाह दें कि ऐसे संगठन से न जुड़े और आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ें। साथ ही साथ नसीहत भी दी है कि इस पूरे चुनौती को हल्के में ना लिए जाने चाहिए, नहीं तो भारत की स्थिति दुनिया में बेहद खराब हो सकती है। साथ ही साथ जो नीति निर्धारक है, निर्माता है, उनको कहा है कि इन कारणों का पता लगाइए कि जिसमें के चलते देश में वहाबी आंदोलन के उभार का खतरा पैदा हो सकता है। क्या ये वाकई स्थिति ऐसी है कि जिसमें देश में वहाबी आंदोलन मजबूत हो रहा है, जो बात कहा जा रहा है? सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अवधेश जी आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, इस समय सब कोई जानता है कि दुनिया में जो एक जिहादी आतंकवाद है, चाहे अलकायदा के रूप में हो, चाहे ISIS के रूप में हो, वो बहावी विचारधारा से जो है प्रेरित है। आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं इससे सहमत हूं। ये सहमत इस दृष्टि से हूं कि इस समय आप देखिए कि अभी हमने खबर पड़ी है कि जयपुर ब्लास्ट के जो है 4 नौजवान जाके ISIS में शामिल हो गए। भारत के लोग भी उसमें जाके शामिल हुए। दुनिया में उनका एक बड़ा आकर्षण है। और इस समय पहली बार हमारे लिए खतरा इसलिए है कि ISIS ने जो पहली बार अफगानिस्तान में कुछ जगहों पर कब्जा किया, वहां लोगों ने उसका स्वागत किया। और अब जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ISIS पहुंच गया है और वहां उसको लोग मिल रहे हैं। और उसने जो खुरासान का पूरा इलाका घोषित किया है, उसमें हमारा भारत का पश्चिमी भाग शामिल है। तो उसकी ओर आकर्षण है। उससे रोकने के अगर पर्याप्त उपाय नहीं किए गए वैचारिक स्तर पर भी और सुरक्षा के स्तर पर भी, तो हमारे लिए खतरे बढ़ सकते हैं। भारत में आखिर कभी सऊदी अरब से आने वाला विस्फोट कर देता है। जो इसमें कई बातें और कही गई है, खास करके 2070 तक दुनिया में मुस्लिम आबादी ईसाइयों से भी अधिक होने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ इस लेख में भारत में 2030 तक मुस्लिम आबादी के भारत में 18 से 19% की वृद्धि होने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही कहा है कि भले ही देश के अधिकतर मुसलमान मध्य पूर्व देशों की तरह कट्टरता के प्रभाव में नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज आतंकवाद जो है एक वैश्विक खतरा है। दिलीप जी, इस पर हम लोग इसी आपकी टीवी पर उस रिपोर्ट पर, पीयू के रिपोर्ट पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वो रिपोर्ट आई थी कि आने वाले समय में मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ने वाली है। उस पर हम लोग व्यापक चर्चा कर चुके हैं, जिस संख्या में वो बढ़ रही है।
भारत में भी उनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। ये अलग बात है कि बहुत सारी जनगणना में जगह जगह जिनके 8, 9, 10 बच्चे हैं वो कई बार इस एक कहने में शर्म और संकोच करते हैं और क्लियर नहीं आ पाती है, लेकिन इसके बावजूद जो ये सिर हिला रहे हैं, जिनको कि इस मामले में सच्चाई से आंख मोड़ते हैं, हमारे चोपड़ा बिल्कुल नहीं, बार बार सिर हिला रहे हैं, इनके कहने से वो खतरा दूर नहीं होता। चलिए लेकिन मैं एक लाइन फिर भी कहूंगा कि मैं अभी भी भारत के ज्यादातर मुसलमानों के बारे में ये मानता हूं कि उनके अंदर भारत के प्रति, अपने देश के प्रति अच्छा भाव है। एक बेहतर व्यवहार किया जाए विचार के साथ, और मुसलमानों के अंदर से जो उनके धर्म गुरु हैं अगर ऐसा आवाज निकाले तो यहां उस प्रकार के ज्यादातर आतंकवादी और वहाबी विचार के व्यापक माने हिंसक वहाबी विचार के खतरे कम हो सकते हैं। वहाबी आंदोलन के उभार का खतरा पैदा हो सकता है, ये चिंता जताई गई है पुष्पेंद्र। देखिए, दो बातें हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए हम चाहेंगे। तो मैं समझ गया, लेकिन आप ये देखें कि जो वहाबियत की बात आज हमारे मुल्क में कही जा रही है, इससे पहले भी हमारे भारत के अंदर बहुत सारे मुसलमान जो हैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन दो बड़ा सवाल समझने की कोशिश की है कि शिया और सुन्नी, एक तो ये मेजर समाज इस्लाम के अंदर डिवीजन है, दूसरा ये है कि वहाबियों की स्थिति ये है कि आज अगर सऊदी अरब के अंदर आप उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो जो मक्का के चारों तरफ चक्कर काटने के बराबर वहां 10 मीटर दूरी पे जनाब मोहम्मद की जो कब्र बनी हुई है, वहां जो लोग मौजूद होते हैं, जो फोर्स मौजूद होती है, वो उस कब्र की तरफ देखने को शिर्क समझती है, गुनाह मानती है, हराम मानती है। सवाल यह है कि मुसलमानों के अंदर जो सबसे बड़ा मक्का है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, वहां वहाबियत के बारे में क्या सोचते हैं। आज पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है वो वहाबियत को फरोख्त करता है, लेकिन वहाबियत है क्या? वहाबियत का पहला मानना यह है कि अल्लाह और उसके बंदे के बीच में डायरेक्ट बात होनी चाहिए। ये बीच में जो बहुत सारे दलाल हैं, जो मजारों और पीरों के माध्यम से, वो इसको नहीं मानता है, इसीलिए आपके यहां बामियान तोड़ा गया। लेकिन हमारे यहां ये देखिए कि जो बरेलवी सेक्ट है, जिसको हम ये कह सकते हैं आला हजरत, जिसको आप जानते हैं वहां कल्ले शरीफ में उनका बड़ा मजार है, वो तमाम सारे लोग जो है उस सूफी जो इस्लाम है, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत पोलाइटली एंटर करा, उसको मानते हैं। तो वहाबियत को लेकर के ये कहना कि आईएसआई जो चला रहा है या जो कायदा है या और तुम्हारी, लेकिन आप भारत के अंदर जो है जो संगठन है उनको देखिए ना। आज पॉपुलर फ्रंट क्या कर रहा है केरला और आपके तमिलनाडु के अंदर, अलुम्मा आज किस तरीके की चीजें दे रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं कि अब वहाबियत की तरफ मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, अशिक्षा की बात, गरीबी की बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज अल कायदा से लेकर के आईएसआई के अंदर जो संगठन पूरी दुनिया में है, इसमें कितने अशिक्षित हैं? इसमें फ्रांस के पढ़े लिखे लोग हैं, यूके के पढ़े लिखे लोग हैं, जर्मन के पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। सवाल यह है कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि यह कहते हैं कि भारत में अशिक्षा है, गरीबी है, इनको नहीं मिला है, इसलिए इस तरफ जा रहे हैं। अगर भारत में आजम खां, असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी, गिलानी, यासीन मलिक, ये लोग होंगे तो मुसलमान यहां का वहाबियत से भी आगे चला जाएगा। जी, बहुत कम शब्दों में दत्ता साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो बात आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस सलाह से, जो सलाह ऑर्गेनाइजर में दिया गया है? बहुत हद तक सच्चाई है इस पे, और मैं समझता हूं कि वहाबी फॉर्म ऑफ इस्लाम की जड़ या फिर उसकी शुरुआत भी अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप अगर देखेंगे तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पे भारत से ही हुई थी। दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ स्कूल ऑफ थॉट इन इस्लाम, जिसका बर्थ प्लेस यही मुल्क है। और हमारे देश में जब मुगल की या फिर जब इस्लामिक जब सल्तनत थी, उस समय भी दारुल इस्लाम का वो रहा है। ये देश के ऊपर कहीं ना कहीं पे हजारों सैकड़ों सालों से एक षड्यंत्र रहा है कि इसको पूरे 100% वे में किस तरह से इस्लामिक मुल्क के हिसाब से इसको कन्वर्ट किया जाए। तो ये तो कोई अछूत चीज नहीं है और नई चीज नहीं है। दिलीप, इससे ज्यादा तो बड़ा सवाल ये होता है कि इस देश के अंदर एक शरिया अलग बनेगा, इस देश में पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बनेगा, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। ये तमाम सारी चीजें जन्म देती है भाई। चलिए, प्रोफेसर विलास खारा जी अभी भी टिप्पणी किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आज समय बहुत कम है। प्रोफेसर विलास खारा जी, जो आरएसएस के मुखपत्र में जो बातें कही गई है, वहाबियत के कारण जो मुस्लिम यूथ है उसको वहाबियत से खतरा, वहाबी आंदोलन से उभार से बहुत कई सारे खतरा, खास करके आतंकवाद जो अभी दुनिया के लिए खतरा है, वो भारत में भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो आबादी है वो 18 से 19% तक 2030 तक बढ़ सकता है।
मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहता हूँ कि जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर जी, ये स्वाभाविक है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बिहार और यूपी के चुनाव को ध्यान में टारगेट करके दिया जा रहा है। दूसरी क्योंकि ऑर्गेनाइजर में जो बातें आती है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में पिन पॉइंटेड तैयार करके आती है जो संख्या वृद्धि का मामला है। मगर आतंकवाद का मुद्दा ऑर्गेनाइजर उठा रहा है तो ये बहुत बड़ा मजाक है। और मीडिया की स्तर पर कहा जाए तो मीडिया ने भी सच को छुपा दिया है। आरएसएस आतंकवाद की जड़ है, ये बात कई सबूतों के आधार पर कही जा सकती है। असीमानंद मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात बिल्कुल अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं आप बीच में ऐसे करेंगे तो ये नहीं। आपत्तिजनक बात है इस देश के कोर्ट में बार बार आरएसएस को ये बहुत ही घिनौनी और आप नहीं बोल रहे तो हम मानेंगे कि सही करें। घिनौनी बात हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में बार नहीं मुद्दे आप गलत बात बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना भाई। ये गलत बात नहीं है। हमारे पास दो मेहमान और हैं। बार पेश किया है नहीं गलत बोल रहे हैं। नहीं आप उन्हें बोलने दीजिए। आतंकवाद की जड़ नहीं बना सकते ना। दत्ता साहब नहीं आपने नहीं मेरा सवाल आपकी नहीं ये चीज नहीं गलत है। जड़ बता रहे। अगर आरएसएस के मुखपत्र में लिखा है तो मैं कह रहा हूं कि क्या असीमानंद जो है आरएसएस साम्राज्यवाद के लिए बात कर रही है। वहाबी अंग्रेज के खिलाफ उठे थे। दत्ता साहब हाँ वहाबी अंग्रेज के खिलाफ उठे थे। आप साम्राज्यवाद के हित में बात कर रहे हैं। आप इंटरनेट पर हमारे पास समय खत्म हो रहा है। हमारे पास समय खत्म। किसी के साथ बैठने में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये आप हार रहे हैं लड़ाई। आप हार रहे हैं। एक सेकंड हमारे पास समय खत्म हो गया है। हमारे पास समय खत्म हो गया है। हमारे पास समय खत्म हो गया है। हमारे पास जेएनयू की तरफ से आया होता किसी को आपत्ति नहीं होती जी। नहीं सवाल यही रिपोर्ट अगर जेएनयू की तरफ से आया होता किसी जेएनयू ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी। तो आरएसएस की तरफ से आया है। लेकिन सब जानते एक सेकंड दत्ता साहब एक सेकंड मैं बस पनपने देता है। ध्यान देना चाहूंगा। जितने सारे सेशन एक से दत्ता साहब नहीं आप ऐसे एक पहलू पर मैं ध्यान सुन ले दर्शक सुन नहीं श्रोताओं पाएगा। का ध्यान बस एक पहलू की तरफ मैं देना चाहूंगा जी। कि वहाबी आंकड़े जरूरी नहीं है, वहाबी सोच ज्यादा जरूरी है और वो ज्यादा भयंकर है। आप देखिए 2 महीने पहले मैं कुछ रिपोर्ट्स एडिट कर रहा था। 30 सेकंड हमारे पास समय खत्म हो ये चुका लिखा है। था कि पाकिस्तान का लश्कर तोयबा उनको रिक्रूट मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आईएसआईएस जो है वो वहां के एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। वो तो सत्य है ये। तो इसलिए वहां भी सोच में सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो जितना बढ़ चढ़ के बोलता है एक एक्सट्रीमिस्ट को वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है। तो जब पाकिस्तान जैसा एक्सट्रीमिस्ट नेशन जो है वो वहाबी से जूझ नहीं पा रहा है तो हम लोग कैसे जूझेंगे? ये बहुत एक चिंताजनक बात है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है। मैं इस पे जिक्र करूंगा। आप कहिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। गरीब से गरीब मुसलमान चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में
जितना चिल्लाओगे उतना आपका मुंह बंद हो रहा है पब्लिक में। गरीब से गरीब मुसलमान, बिल्कुल, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ये कोई तरीका नहीं है। एक हमारे पास और पाकिस्तान कहां पे है? वो पाकिस्तान के साथ अर्जित हो जाता है, क्यों हो जाता है? ठीक है। क्योंकि साम्राज्यवाद के खिलाफ वहाबी आंदोलन ने शुरू किया था और 1857 के युद्ध के बाद वहाबियों ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज के खिलाफ, और आज साम्राज्यवादियों के दोस्त हमारे देश में राज कर रहे हैं। इनको वहाबी इसलिए नहीं अच्छा लगता। वहाबी आंदोलन पटना से शुरू हुआ, दोनों ने मिलकर लड़ी। कार्यक्रम को यही समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।